हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे फाइनेंस में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स। सिलेबस है हमारा बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें हमें फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स, इन चार तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ना है। क्या होते हैं, इनके क्या फीचर्स होते हैं। अपने सिलेबस और एग्जाम को देखते हुए हम लोग इसे डिस्कस करना शुरू करते हैं। डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ भी होता है डिराइव करते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव जब हम लोग फाइनेंस में बात करते हैं तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि किसी अंडरलाइंग मतलब किसी चीज के ऊपर उनकी वैल्यू बेस्ड होती है। जैसे आपने किसी भी चीज का आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि आप किसी को 10 किलो आलू दोगे 2 महीने बाद, तो उस आलू के ऊपर उसकी वैल्यू डिराइव हुई। वो आलू क्या हुआ? वो हुआ अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, कोई इवेंट भी हो सकता है कि जैसे क्रिसमस पार्टी हो रही है, न्यू ईयर पार्टी हो रही है, या कुछ भी कि आप बात कर रहे हो कि परसों बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, आपने एक तरह का जुआ खेला कि परसों बारिश होगी तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा। तो डेरिवेटिव एक वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो वैल्यू डिराइव करते हैं फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट, इवेंट और आउटकम, जिसकी वजह से उनका नाम डेरिवेटिव पड़ा है। अब इनिशियली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किस लिए डेवलप हुए थे? टू हेल्प रिड्यूस रिस्क फॉर फार्मर्स। फार्मर का रिस्क रिड्यूस करने के लिए डेरिवेटिव इनिशियली डेवलप हुए थे। कैसे हुए थे वो हम लोग अभी आगे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। बट इनको जो यूज और टाइप हुआ डेरिवेटिव्स का, ठीक है, वो मार्केट में सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा वेरी करता चला गया। ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट का भी साइज बढ़ता चला गया, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी इनके बढ़ते चले गए, अलग अलग चीजों में इन्हें हम लोग यूज करने लग गए। अब ये सिर्फ और सिर्फ रिस्क रिड्यूस करने का पार्ट नहीं रह गए, बट एक तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी बन गए हैं। तो इनिशियली हमने इन्हें बनाया था ताकि फार्मर्स का रिस्क रिड्यूस हो जाए, बट अब ये रिस्क रिड्यूस करने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का भी पार्ट हो गया है। कैसे हुआ है, क्या इसमें करते हैं, वो अब आगे की स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव किसी भी एसेट, इवेंट या आउटकम पर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, उस पर क्रिएट किया जा सकता है, और जिस भी चीज पर क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो कोई एसेट हो, इवेंट हो या आउटकम हो, उसे हम लोग अंडरलाइंग बोलते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स आर ऑलवेज क्रिएटेड ऑन अंडरलाइंग। अंडरलाइंग क्या हो सकता है? कोई भी एसेट, इवेंट या फिर आउटकम। द अंडरलाइंग कैन बी अ रियल एसेट सच एज व्हीट और गोल्ड। फाइनेंशियल एसेट जैसे कि किसी कंपनी के शेयर हैं, या कोई मार्केट का इंडेक्स है निफ्टी 50 जैसा, या फिर कोई आउटकम जैसे किसी दिन के टेम्परेचर की बात हो रही है, या फिर स्नोफॉल हो रहा है नहीं हो रहा है, उस चीज की बात हो रही है, या फिर कोई इवेंट है जैसे बैंकरप्सी। मतलब किसी भी चीज के होने के ना होने के ऊपर हम डेरिवेटिव को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम आगे एग्जांपल से समझेंगे। Derivatives can be used to manage risk associated with the underlying, but they also result in increased risk exposure for the other party to the contract. मतलब एक के लिए तो अगर दो पार्टीज हैं तो एक के लिए तो वो रिस्क मैनेज कर रहा है, बट दूसरी पार्टी के लिए हो सकता है कि रिस्क एक्सपोजर उसका बढ़ जाए। ये डेरिवेटिव के लिए हमने ऊपर से समझने की कोशिश की। अब आगे इसको समझते कि एक्चुअली में होता क्या है। यहाँ तक आई आई थिंक कुछ लोगों को डाउट होगा। थोड़ा सा आप 5 मिनट और वीडियो में बने रहिए, आपको डेरिवेटिव समझ आने लग जाएगा। नाउ डेरिवेटिव्स क्या करते हैं? अभी तो आप इसको ऐसे समझे कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, रिस्क मैनेज करता है और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। फिलहाल हम डेरिवेटिव को यही मानकर चलते हैं। सो डेरिवेटिव अलाउ कंपनीज एंड इन्वेस्टर टू मैनेज फ्यूचर रिस्क related to raw material prices, product prices, interest rate, exchange rate, and even uncontrollable factors such as weather. They also allow investor to gain exposure to underlying asset while committing much less capital and incurring lower transaction cost. ठीक है, मतलब आप ऐसे समझिए कि आपको, ठीक है, आप एक चिप्स बनाने वाली कंपनी हो, आपको 6 महीने बाद आलू चाहिए मार्केट से। आज आलू का प्राइस है 10 रुपए किलो। 6 महीने बाद हो सकता है कि ये प्राइस हो जाए 25 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, आपको नहीं पता। हो सकता है कि 5 रुपए किलो रह जाए, आपको ये भी नहीं पता। बट आप ये श्योर हो कि आज 10 रुपए किलो है। मार्केट में एक ट्रेंड में अगर आप रहते हो तो आपको ये समझ आ जाता है कि प्राइस इसका आगे चल के बढ़ेगा या कम होगा। आपने क्या करा, आपने आज के ही डेट पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि 6 महीने बाद आप आलू लोगे किसी किसान से, जिसके भी साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा। तो 6 महीने बाद आप जब वो आलू ले रहे हो उससे, तो ये आलू जो हो गया, ओके, ये आलू जो हो गया ये आपका हो गया एसेट या फिर एक अंडरलाइंग, है ना। और ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कि 6 महीने बाद आप आलू ले लोगे, आपके और किसान के बीच में डायरेक्टली एक ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप, ऑप्शंस। ये एक तरह का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कैसे काम करता है आगे उसको समझेंगे। तो हमने क्या करा, फ्यूचर में होने वाला जो प्राइस का रिस्क है,
हमने उसे आज ही मिटिगेट कर लिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के हेल्प से। क्लियर? आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास चार तरह के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप। ये रहे हमारे चारों। ठीक है, इन सब के अंदर चार की टर्म्स होती हैं। पहला अंडरलाइन। अंडरलाइन तो वो एसेट हो गया हमारे पास, या कोई इवेंट हो गया। ठीक है, दूसरा साइज और प्राइस। जैसे हमने आलू की बात की, तो 6 महीने बाद आप कितना आलू खरीदोगे? 6 महीने बाद आपने बोला कि आपको 50 किलो आलू चाहिए या फिर 500 किलो आलू चाहिए, और प्राइस जो आपने 10 रुपये किलो आज डिसाइड कर लिया। देन एक्सपायरेशन डेट और सेटलमेंट, ये हमारा होता है। ठीक है, क्या क्या होता है आगे उसको समझते हैं। अंडरलाइन क्या होता है? डेरिवेटिव्स आर कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन एन अंडरलाइन विच इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ओरिजिनली जो भी डेरिवेटिव्स होते थे वो टेंजिबल एसेट्स होते थे, बट अब कुछ के अंदर आउटकम्स भी आने लग गए। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज करते हैं, लाइव स्टॉक होता है, करेंसीज होती हैं, इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, इंडिविजुअल शेयर्स होती हैं, बॉन्ड इंडिसेस होती हैं, इक्विटी इंडिसेस होती हैं। ये सब हमारा अंडरलाइन हो सकता है। ठीक, साइज एंड प्राइस। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे स्पेसिफाई करना होता है, साइज को भी प्राइस को भी। ठीक है, साइज क्या है? अमाउंट ऑफ द अंडरलाइंग टू बी एक्सचेंज। प्राइस क्या है? जिसमें अंडरलाइंग हम लोग परचेस कर रहे हैं या फिर सोल्व कर रहे हैं अंडर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि है तो कॉन्ट्रैक्ट ही ना। जैसे हमने आलू का एग्जांपल लिया, तो हम कितना आलू खरीदेंगे, किस प्राइस पे खरीदेंगे, वो उसका साइज एंड प्राइस है, ये कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करना पड़ेगा। द प्राइस स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज द एक्सरसाइज प्राइस और द स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो जो प्राइस हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो हमारा एक्सरसाइज प्राइस या फिर स्ट्राइक प्राइस होगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, ना तो ये करंट प्राइस है ना स्पॉट प्राइस है, बट फ्यूचर की डिलीवरी के लिए। हो सकता है कि आज आलू 10 रुपए किलो है, बट आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ आपका हुआ कि 6 महीने बाद आप 12 रुपए किलो में आलू खरीद लोगे। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ये करंट प्राइस है या नहीं है, बट ये फ्यूचर की डिलीवरी के लिए प्राइस हमने फिक्स करा है। एक्सपायरेशन डेट। एक्सपायरेशन डेट होता है कि जिस डेट पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सपायरेशन डेट मेंशन की जाएगी। किस डेट तक का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, किस डेट पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, वो आपकी एक्सपायरेशन डेट होगी। सेटलमेंट। अब कई बार क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड सेटलमेंट बाय फिजिकल डिलीवरी। ठीक है, और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर कैश सेटलमेंट की भी नीड है। तो अगर फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन किया जाएगा सेटलमेंट कैसा होगा, डिलीवरी लोकेशन कैसी होगी। नहीं है तो फिर उस चीज को स्किप किया जाएगा। तो ये चीज मेंशन की जाएगी कि क्या है और क्या नहीं है। बेसिकली आपको कॉन्ट्रैक्ट में सारी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। जो एग्रीमेंट आपका होगा उसमें सारी डिटेल आपको डालनी पड़ेंगी। डिटेल क्या क्या है जो भी हम लोगों ने समझी। Contract with underlying outcomes such as heating or cooling days cannot be settled through physical delivery and must be settled in cash. In practice, most derivative contracts are settled in cash. ठीक है, प्रैक्टिस में यही है कि ज्यादातर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है कैश में सेटल होता है। जैसे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे या जो करेंसी स्वैप्स होते हैं आप ऐसा करोगे तो उसमें कैश में ही सेटल किया जाता है। अब इसमें सबसे पहले फॉरवर्ड एंड फ्यूचर समझने की कोशिश करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, उनमें ऑब्लिगेशंस होंगे इन द फ्यूचर पार्ट ऑफ बोथ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम है, एक फॉरवर्ड होता है एक फ्यूचर होता है। दोनों में छोटा सा फर्क आने लगता है, वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, और कई बार आर समटाइम्स टर्म्ड फॉरवर्ड कमिटमेंट और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज बोथ पार्टीज हैव कमिटमेंट इन द फ्यूचर। ए पार्टी है उसे आलू खरीदना है, बी पार्टी है जिसे आलू बेचना है। दोनों ही पार्टीज का कमिटमेंट है फ्यूचर को लेकर, तो वो हमारा फॉरवर्ड और फ्यूचर में दोनों ही बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। Bilateral contract expose each party to the risk that the other party will not fulfill the contract agreement। तो इसमें एक रिस्क भी है। भाई आपने किसान के साथ टाई अप करा कि आप 6 महीने बाद आलू खरीदोगे, हो सकता है आप 6 महीने बाद बैकआउट कर दो कि नहीं मुझे आलू नहीं चाहिए। हो सकता है किसान ही आपको आलू देने से मना कर दे कि 12 रुपए में मेरा क्या होगा, मेरे को तो 20 रुपए में बिक रहा है। तो ये एक रिस्क है। बट ये किसके अंदर रिस्क है? फॉरवर्ड में ये रिस्क होता है, फ्यूचर्स में ये रिस्क नहीं होता। कैसे नहीं होता अभी समझेंगे हम लोग। तो फॉरवर्ड की बात करें, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन विच वन पार्टी एग्रीज टू बाई फ्रॉम द सेलर एंड अंडरलाइंग एट अ लेटर डेट फॉर अ प्राइस एस्टेब्लिश्ड एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या हुआ? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज ने एक एग्रीमेंट साइन करा है जिसके अंदर सेलर फ्यूचर की डेट पे अंडरलाइन को बेचेगा। ठीक है, पार्टी ए हो गया जिसे खरीदना है, पार्टी बी हो गया जिसे बेचना है। पार्टी ए आप हो, आपके आलू की चिप्स की फैक्ट्री है। पार्टी बी वो किसान है जो आलू बेच रहा है, सॉरी आलू उगा रहा है और उगा के आपको दे रहा है। तो क्या हुआ? दोनों पार्टीज में
डिसाइड होता है कि फ्यूचर की किसी डेट पे जो बी है, जो बेचने वाला है, वो अंडरलाइंग आपको देगा, ठीक है, और जो प्राइस होगा वो स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे डिसाइड किया जाएगा। फ्यूचर डेट कुछ भी हो सकती है, 1 महीना, 1 साल, या कोई भी जो भी फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट हो। अब इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को यूज करते हैं टू लॉक इन द प्राइस ऑफ एन अंडरलाइन एंड टू गेन सर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर फाइनेंशियल आउटकम्स, ठीक है। जैसे अगर आपको पता है कि किसी चीज का रेट बढ़ने वाला है, आप उसको प्री बुक कर लेते हो, होता है ना, प्री बुक कर लेते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा होता है कि आप आज बुक कर लो तो आपको आज के रेट में मिल जाएगा, फिर तो रेट उसके बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो वो एक तरह का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल ऐसे समझिए, एक ये फार्मर है, एक ये कंपनी है, और अंडरलाइन हमने यहाँ पर लिया है वीट, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस इसका कितना है, 9 रुपए किलो, ठीक है। क्वांटिटी 500 किलो। सेटलमेंट है इसका फिजिकल डिलीवरी। एग्जाम्पल क्या है कि फार्मर विद एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 50 kg वीट एंड द स्पॉट प्राइस इज 10 रुपए किलो। स्पॉट प्राइस किलो, ठीक है, स्पॉट प्राइस जो आज का रेट है। मार्च में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, सितंबर में कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है, अंडरलाइंग वीट है। तो इस कंपनी ने क्या करा, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस 9 रुपए किलो हुआ, कंपनी ने सितंबर में आके 9 रुपए किलो के हिसाब से 500 किलो वीट खरीद लिया। फार्मर को क्योंकि फिजिकल डिलीवरी देनी है, सेटलमेंट मेंशन है, तो फार्मर ने फिजिकली डिलीवर किया 500 किलो वीट, ठीक है। यही है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बस इतना सही है। आई होप समझ आया होगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्ट इन द ओवर द काउंटर मार्केट। अब इसकी टेक्निकलिटीज देखते हैं। ओवर द काउंटर मार्केट है, मतलब इसके अंदर कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली दो लोग होते हैं, एक बायर और एक सेलर, ठीक है। डीलर हो सकता है जो कोई एग्रीमेंट अरेंज कराए, बट जैसे कि हमारे पास स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं वो नहीं होता इसमें। अब क्योंकि इसमें एक रिस्क होता है कि दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी अपना कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल ना करे, उससे हम लोग काउंटर पार्टी रिस्क बोलते हैं, ठीक। अब टू रिड्यूस द काउंटर पार्टी रिस्क, द पार्टीज टू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इवेल्युएट द डिफॉल्ट रिस्क ऑफ द अदर पार्टी, ठीक है। दूसरी पार्टी का डिफॉल्ट रिस्क देखा जाता है कि क्या वो डिफॉल्ट तो नहीं कर जाएगा बिफोर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले देखा जाएगा ऐसा तो नहीं कि वो डिफॉल्ट कर जाए, एंड देन दे डिसाइड इफ दे एग्री टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। अब इसके लिए कई बार क्या होता है, एक परफॉर्मेंस बॉन्ड होता है, ठीक है, गारंटी की तरह होता है, जो कि कोई थर्ड पार्टी देती है, सच एज इंश्योरेंस कंपनी, टू एंश्योर पेमेंट इन केस ऑफ अ पार्टी फेल्स टू फुलफिल इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। जैसे क्या होता है ना, जब आप लोग कोई टेंडर भी करती है ना, अगर कोई कंपनी, जैसे मान लीजिए आप लोग आरबीआई में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम आरबीआई ग्रेड बी की बात कर रहे हैं एग्जाम की, हम मान लेते हैं कि आप आरबीआई में आपकी जॉब लग गई है। आपको कोई टेंडर करना है किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल आपको ऑफिस के लिए कंप्यूटर्स चाहिए, या आपको 50 नए कंप्यूटर्स चाहिए, आप एक टेंडर फ्लोट करेंगे। उस टेंडर के बाद काफ़ी सारी कंपनीज आएंगी, वो वो आपको अपनी बिड देंगी। तो जब वो बिड देंगी ना, उसके साथ में एक सिक्योरिटी अमाउंट भी आपके पास डिपॉजिट करेंगी, जो भी आपने उसमें डिसाइड करा होगा, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए, कुछ ऐसा। क्यों? क्योंकि आज आपने उनसे बात करी कि 6 महीने बाद आपको इतने कंप्यूटर्स चाहिए 6 महीने में। अब वो एक दिन तो नहीं कि आपने आज बोला कल कंप्यूटर्स आ गए, दैट विल टेक सम टाइम। तो आपको उसके लिए जब वो बिड भी कर रहे हैं, आपको वो एक सिक्योरिटी अमाउंट देंगे, ये इंश्योर करेंगे कि ऐसा ना हो कि आपने आज अगर उन्होंने बिड दे दी, 15 दिन बाद आप बिड ओपन कर रहे हो, उस दिन आपने बोला कि फिर उसके 2 महीने में उन्हें कंप्यूटर देने का टाइम चाहिए, ऐसा ना हो कि बीच में वो किसी भी स्टेप पे बैकआउट कर दे। तो वो चाहे तो आपको पोस्ट डेटेड चेक देंगे, या फिर बैंक की सिक्योरिटी ला कर देंगे, कुछ ऐसा देंगे आपको। तो वो क्या होता है, एक तरह का परफॉर्मेंस बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया, एक तरह की गारंटी हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगर हमारे पास, जब हम कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पे कोई पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। डिलीवरी से पहले कोई पेमेंट नहीं होगा। एक्सपायरेशन पर क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पूरा हो जाता है, तो यूजुअली फिजिकल डिलीवरी से, हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली फिजिकल डिलीवरी से सेटलमेंट होते हैं। सेटलमेंट पे वन पार्टी विल लूज एंड द अदर पार्टी विल गेन रिलेटिव टू द स्पॉट प्राइस एज द एक्सपायरेशन डेट, ठीक है। क्या? जैसे मान लीजिए जो अभी हमने वीट का एग्जांपल लिया था, स्पॉट प्राइस है 10 रुपए, ठीक है, 6 महीने बाद की डेट पे जो सितंबर का प्राइस था, बट हमने एग्रीमेंट कितने पे करा, हमने करा 9 रुपए में। तो जिसने 9 रुपए में खरीदा उसे तो फायदा हो गया, जिसने 9 रुपए में बेचा उसे नुकसान हो गया। बट
बेचने वाले को क्या बेनिफिट रहा? बेचने वाले को ये बेनिफिट रहा, ये उसकी श्योरिटी हो गई कि हाँ उसका माल बिक जाएगा। जो 6 महीने पहले शायद उसके मन में डर होता कि 500 किलो गेहूं वो उगा रहा है, कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा या कहाँ बिकेगा, उसकी वो टेंशन खत्म हो गई। ठीक है, अब जितना ज्यादा ये वेरिएशन होता है उतना ही ज्यादा काउंटर पार्टी रिस्क का खतरा भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को समझ आया होगा। फ्यूचर की बात करते हैं। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, ये भी होता था कॉन्ट्रैक्ट या डेरिवेटिव का, बट इसके अंदर क्या होगा, है ना, दैट सिमिलर टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बट इसमें एक खास चीज आती है, एक्सचेंज। इसमें स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है। जो भी अंडरलाइंग होता है, मेन डिफरेंस क्या है कि इसके जो स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दैट आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस। द बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑब्लिगेटेड टू टेक द डिलीवरी, है ना, ऑब्लिगेटेड है, उसे लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीच में एक्सचेंज आ गया। एंड द सेलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑब्लिगेटेड टू डिलीवर द अंडरलाइन। सेटलमेंट भले ही कैश में कर लो, बट डिफरेंस क्या रहेगा कि ये एक्सचेंज पे ट्रेडेड होते हैं। फॉरवर्ड हमारे ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ्यूचर हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं। इसको नॉर्मली एक्सचेंज ट्रेडेड हम लोग बोल सकते हैं। अब फॉरवर्ड के केस में तो बायर और सेलर को पता होता था कि एक दूसरे से किसने किससे साइन करा, क्योंकि दो ही लोग बीच में इन्वॉल्व हैं। बट यहाँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें पता ही नहीं है कि कौन हो सकता है पता हो और हो सकता है ना भी पता हो कि वो किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है। बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, दे आर लिक्विड एंड इट इज पॉसिबल फॉर अ बायर और सेलर टू क्लोज आउट अ पोजिशन बाय टेकिंग द अपोजिट साइड। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, a buyer of a contract can sell the same contract and the seller of a contract can buy the same contract। क्योंकि एक्सचेंज पर है ना, तो उसको मैं ट्रेड भी कर सकता हूँ। जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट अपना साइन करा हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट को भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये होता है मेरे साथ फ्यूचर्स में। प्राइमरी चीज क्या है, होते एक तरह के फॉरवर्ड ही हैं, बट बायर और सेलर एक दूसरे को जानते नहीं है और ये एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं। The presence of an exchange as an intermediary between buyer and seller help reduce counterparty risk। जो मैंने बताया था कि यहाँ पे ऑब्लिगेटेड है ही है, करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि बीच में एक्सचेंज आ गया, एक्सचेंज इंटरमीडियरी आ गया, तो जो काउंटर पार्टी रिस्क था कि सामने वाला बैकआउट ना कर जाए, वो रिस्क खत्म हो गया। अब इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली, however, because there's always a remote chance that the exchange fail to fulfill its own contractual obligation। अब इसमें जो रिस्क है काउंटर पार्टी, पार्टीज वाला रिस्क ना होके एक्सचेंज के ऊपर आ गया है। ये हो सकता है कि एक्सचेंज ही फेल हो जाए। टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट वन ऑफ द पार्टीज डिफॉल्टिंग, द एक्सचेंज टिपिकली रिक्वायर दैट पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट डिपॉजिट फंड्स एज कोलेट्रल। यहाँ पे एक्सचेंज के पास में फंड्स रहेंगे एज कोलेट्रल। द डिपॉजिटिंग ऑफ फंड्स एज कोलेट्रल इज कॉल्ड पोस्टिंग मार्जिन। तो पोस्टिंग मार्जिन एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में। जब पार्टीज एक्सचेंज के पास पैसा डिपॉजिट करती हैं, उस पैसे को हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग मार्जिन। ये क्यों किया जाता है? एक्सचेंज इसलिए ये पैसा उनसे जमा करवाता है, एक तरह का सिक्योरिटी, कि आप कॉन्ट्रैक्ट से बैकआउट नहीं कर जाओगे। द अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन द डे दैट द ट्रांजैक्शन अकर इज कॉल्ड द इनिशियल मार्जिन। ठीक है, जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है उस दिन जो पैसा डिपॉजिट किया जा रहा है वो हमारा इनिशियल मार्जिन कहलाता है। इनिशियल मार्जिन शुड बी सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट द एक्सचेंज अगेंस्ट मूवमेंट्स इन द अंडरलाइंग प्राइसेस। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें एक्सचेंज रेट क्या करता है। द एक्सचेंज सेट्स द मार्जिन अमाउंट डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइंग प्राइस वॉलेटिलिटी। तो जो फ्यूचर के केसेस में एक्सचेंज है वो मार्जिन अमाउंट को सेट करता है। द ग्रेटर द अंडरलाइंग प्राइस वॉलेटिलिटी, हायर द मार्जिन। ठीक है, प्राइसेस में जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी, जैसे अभी गोल्ड एंड सिल्वर के रेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़े देन अचानक से बहुत ज्यादा गिर गए, तो मार्जिन भी उतना ही ज्यादा रहेगा। इसके अलावा एक और तरीका क्या है काउंटर पार्टी रिस्क को रिड्यूस करने का? बाय मार्क टू मार्केट डेली, है ना। डेली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को मार्किंग टू मार्केट किया जाता है, मतलब मार्केट के अकॉर्डिंगली उसका प्रॉफिट लॉस क्या होता है, उसकी क्या प्रेजेंट वैल्यू है, क्या मार्केट वैल्यू है, उसे डेली देखा जाता है। मार्किंग टू मार्केट मीन्स दैट द प्रॉफिट और लॉसेस ऑन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर सेटल्ड एट द एंड ऑफ एवरी बिजनेस डे। ठीक है, विच हैज द इफेक्ट ऑफ रीसेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड कैश फ्लोज टू बायर्स एंड सेलर्स। कि अगर हर दिन उसका प्रॉफिट और लॉस को हम लोग देखते रहेंगे मार्केट के हिसाब से, तो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भी रीसेट किया जा सकता है और कैश फ्लो जो रहेगा बायर और सेलर का वो भी देखा जा सकता है। इसमें क्या होगा कि अगर किसी भी एंड पर बायर को या सेलर को लग रहा है कि उसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना है, वो उसे सेल करके बाहर आ जाएगा। At the end of each day, the exchange establishes a settlement price based on the closing trade and determine the difference between current settlement price
एंड प्रीवियस डे सेटलमेंट प्राइस। ठीक है, तो हर एक्सचेंज, हर क्लोजिंग पर, मतलब डे एंड जब भी होगा, एक्सचेंज क्या करेगा, वो सेटलमेंट प्राइस बनाएगा। वो सेटलमेंट प्राइस किस चीज पर रहेगा, कि जो हमारा पिछले दिन का सेटलमेंट प्राइस होगा और जो करंट डे का सेटलमेंट प्राइस होगा, ठीक है, उसको स्टेब्लिश करना एक्सचेंज का काम रहेगा। तो ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें एक्सचेंज की है, और किस लिए है, सो दैट जो काउंटर पार्टी रिस्क है वो हमारा कम से कम रहे। The buyer and seller's margin accounts are adjusted to reflect the change in the settlement price and whether it was to their advantage or disadvantage. दोनों के मार्जिन अकाउंट्स को देखा जाएगा और सेटलमेंट प्राइस के हिसाब से देखा जाएगा कि वो उनके एडवांटेज में रहा है या डिसएडवांटेज में रहा है। और मार्क टू मार्केट कब तक होता रहेगा, जब तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हो रहा। If at any time the balance in any account falls below a pre-specified amount, the exchange will ask the customer to submit additional funds. ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। कहीं पर भी अगर जो ये बैलेंस है वो प्री स्पेसिफाइड अमाउंट से कम हो रहा है, तो एक्सचेंज बोलेगा कस्टमर को कि आपको एडिशनल फंड देने की जरूरत है, और अगर कस्टमर ऐसा नहीं करेगा तो फ्यूचर पोजीशन उसके लिए क्लोज कर दी जाएगी। डेली मार्किंग टू मार्केट रिड्यूसेस काउंटर पार्टी रिस्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फॉर द एक्सचेंज। रिजल्ट क्या रहेगा, एनहेंस ट्रेडिंग, इंक्रीज लिक्विडिटी, रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। Standardized term of future contract includes the underlying size, price and expiration date of the contract and settlement. सेटलमेंट की वो फिजिकल होगा या कैश में होगा, कैसे होगा। तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में था। क्लियर। नाउ साइज ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इट इज सेट बाय एक्सचेंज टू एंश्योर अ ट्रेडेबल क्वांटिटी ऑफ एडिक्वेट वैल्यू। ठीक है, द अदर टर्म्स मे वेरी अक्रॉस डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर टिपिकली एक्सपायर एवरी क्वार्टर, यूजुअली ऑन द थर्ड वेंसडे ऑफ मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। तो टिपिकल उसकी एक पीरियोडिसिटी दी हुई है फ्यूचर्स की, कि क्वार्टरली पीरियोडिसिटी होती है और थर्ड वेंसडे इनका एक्सपायरेशन रहेगा हर क्वार्टर में। इन एडिशन मेनी एंड ऑफ द मंथ फ्यूचर्स आर ऑल्सो अवेलेबल। जो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है दैट मे एग्जिस्ट दैट ओनली डिफर ऑन द स्पेसिफाइड प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट का नेट इनिशियल वैल्यू टू ईच पार्टी शुड बी जीरो। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इनिशियल वैल्यू, द नेट इनिशियल वैल्यू टू ईच पार्टी शैल बी जीरो। Cash may be paid by one of the parties to enter into the contract depending on how the exercise price compares with the current settlement price. इस चीज पे सिर्फ कैश डिपेंड करेगा, अदरवाइज नेट इनिशियल वैल्यू इनकी जीरो रहेगी। ठीक है, अब फॉरवर्ड एंड फ्यूचर के बीच का डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में भी बन सकता है, और जो ऑब्जेक्टिव बनेगा मल्टीपल स्टेटमेंट का, उसमें डायरेक्टली इसी डिस्टिंक्शन या डिफरेंस के बेसिस पर आपके ऑप्शन बन जाएंगे। जैसे ट्रेडिंग और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टर्म्स में अगर हम बात करें, तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट थे वो हमने देखा था कि ओवर द काउंटर होते हैं, ठीक है, इनको ओटीसी बोला जाता है, और जो टर्म्स होंगी वो पार्टी की नीड्स के अकॉर्डिंगली बनाई जाएंगी। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर हम लोग बात करें तो ये एक्सचेंजेस पर होता है, और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन जो भी होंगी कॉन्ट्रैक्ट की वो एक्सचेंज सेट करेगा, यहाँ पार्टी सेट नहीं करेंगी। लिक्विडिटी की बात करें तो ओवर द काउंटर मार्केट में है, इसलिए इलिक्विड है। मतलब जैसे आपने किसी किसान के साथ या किसी और के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो सिर्फ आप खरीदोगे या बेचोगे, कोई तीसरा पर्सन उसे किस गारंटी पे खरीदेगा, क्यों ही खरीदेगा। फ्यूचर क्या होते हैं, रिलेटिवली लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि एक्सचेंज के थ्रू ये हो रहे हैं। दे आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज एंड कैन बी बॉट एंड सोल्ड एट टाइम्स अदर देन इनिशिएशन। इन्वेस्टर कैन क्लोज आउट, मतलब कैंसिल अ पोजीशन यूजिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिवली इजी। ठीक है, तो ट्रेडिंग और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टर्म्स की बात करें, उसके अंदर फॉरवर्ड को ओवर द काउंटर करते हैं और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन फ्लेक्सिबल है एज पर द पार्टीज। बट फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो होंगी वो एक्सचेंज के अकॉर्डिंगली होगी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि ओवर द काउंटर है तो वो कंपैरेटिवली इलिक्विड होते हैं, मतलब उन्हें किसी और थर्ड पर्सन को बेचना इजी नहीं है। फ्यूचर्स हाउएवर, फ्यूचर्स हमारे ज्यादा लिक्विड होते हैं एज कंपेयर टू द फॉरवर्ड, क्योंकि वो एक्सचेंज पर है, तो एक्सचेंज पे कोई भी थर्ड पर्सन उन्हें खरीद सकता है या अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को बेच सकता है। काउंटर पार्टी रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क की बात करें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो बहुत ज्यादा काउंटर पार्टी रिस्क है, उसी को कम करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आए थे, और इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आया था। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उनका काउंटर पार्टी रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें एक्सचेंज है या फिर एक क्लियरिंग हाउस लगा होगा। अगर अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात करें तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होती है यूजुअली आर एम्बेडेड इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एज एंड आर नॉट इजीली विजिबल टू द कस्टमर। फ्यूचर क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं थ्रू ब्रोकरेज फर्म और ब्रोकर्स एंड द ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर विजिबल,
तो फ्यूचर्स के अंदर, फ्यूचर मार्केट के अंदर ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी कम होती है विद रेस्पेक्ट टू द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज, अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई कैश फ्लोज नहीं है एक्सेप्ट एट मैच्योरिटी। जो भी कैश फ्लो होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का वो मैच्योरिटी पर होगा। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर को क्योंकि हम लोग डेली मार्क टू मार्केट करते हैं, ठीक है, तो फॉर फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट द एंटायर इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइसेस टेकन इनटू कस्टडी एट मैच्योरिटी, बट फ्यूचर के अंदर क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइसेस इज टेकन इनटू अकाउंट ऑन ऑनगोइंग बेसिस या फिर डेली बेसिस। सेटलमेंट की बात करें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज्यादातर फिजिकल या कैश में ही सेटल होते हैं, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो टिपिकली कैश में ही सेटल किए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। थोड़े ट्रिपिकल और कंफ्यूजिंग रहते हैं हमेशा। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की हम लोग बात करें, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, इट गिव्स वन पार्टी, है ना, जो बायर होता है, बायर को, है ना, बायर को एक राइट टू डिमांड मिलता है। बायर क्या करेगा, एक राइट टू डिमांड करेगा एक्शन का फ्रॉम द सेलर। ठीक है, तो दो पार्ट, इसमें तीन चीजें हो गई, एक हो गया बायर, एक हो गया कॉन्ट्रैक्ट और एक हो गया सेलर। कॉन्ट्रैक्ट का नाम है ऑप्शन, ठीक है, तो एक जो पार्टी है वो ऑप्शन बायर है, एक जो पार्टी है वो ऑप्शन सेलर है, और इटसेल्फ जो हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट वो अपने आप में एक ऑप्शन है। तो बायर को एक राइट टू डिमांड एंड एक्शन मिलता है किससे, सेलर से, क्या कि फ्यूचर में वो उसे बाई करेगा या सेल करेगा अंडरलाइन को। ठीक है, बट जो बायर ऑफ द ऑप्शन है उसके पास राइट है बट ऑब्लिगेशन नहीं है टू बाई और सेल द अंडरलाइन। मतलब सेलर तो बाई या सेल कर सकता है ऑन द डिमांड ऑफ द बायर, बट बायर के पास राइट है बट ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसे करना ही करना पड़ेगा। हाउएवर सेलर के ऊपर ऑब्लिगेशन है। अगर मान लीजिए एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी, ए इज द बायर एंड बी इज द सेलर। ए चाहे तो वो बी से बोलेगा कि आप ऑप्शन बेचो, या जो भी अंडरलाइन है आप उसे बेचो या उसे मत बेचो, है ना, बाई और सेल करने का। बट बी जो है, जो हमारा ऑप्शन सेलर है, उसके पास राइट नहीं है। मतलब बी को तो मानना ही मानना पड़ेगा, ए के बोलने पर बी को तो मानना ही मानना पड़ेगा कि ऑप्शन उसे बेचना है या खरीदना है। ए के पास ए की मर्जी है बट उसके लिए मैंडेशन नहीं है। The buyer of the option has the right but not the obligation to buy or sell the underlying. Now options हमारे unilateral contracts कहलाते हैं। पहली चीज, ऑप्शंस हमारे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टी के पास फ्यूचर कमिटमेंट है। ओनली वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज अ फ्यूचर कमिटमेंट दैट इफ ब्रोकन रिप्रेजेंट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या है, ओनली द बायर टू द रिस्क, है ना, इट एक्सपोज ओनली द बायर टू द रिस्क दैट द सेलर विल नॉट फुलफिल द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। तो जब हमने बोला कि सेलर को, है ना, हमने ऊपर बात की थी ना ए और बी के केस में, ए ने बोला कि भाई आप ऑप्शन बेचो, जो भी, सॉरी, जो भी अंडरलाइंग है उसे बेचो, बी ने मना कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं बेच रहा। सिर्फ एक वो रिस्क है, बट बी तो ए को बोल ही नहीं सकता खरीदने बेचने के लिए, फोर्स कर ही नहीं सकता, ए कर सकता है। और अगर ए के करने पर बी ने नहीं करा तो वो इसका रिस्क है, that expose the buyer to the risk that the seller will not fulfill the contractual agreement. ठीक है, buyer of the contract कौन है, जिसने ऑप्शन खरीदा है ना, buyer of the contract will exercise the right or option if the condition are favorable or if specified conditions are met. आपने मान लीजिए ऑप्शंस में इन्वेस्ट करा, ठीक है, तो आप उस ऑप्शन को सेल या बाई करने का ऑप्शन कब एक्सरसाइज करोगे, या अपने कॉन्ट्रैक्ट का ये जो आपको राइट मिला है उसे कब एक्सरसाइज करोगे, जब कंडीशंस आपके लिए फेवरेबल होंगी, जब आप देखोगे कि आपको उसमें प्रॉफिट मिल रहा है। फॉर दिस रीजन ऑप्शंस आर आल्सो नोन एज कंटिजेंट क्लेम्स। ठीक है, कंटिजेंट क्लेम्स का मतलब होता है कि इसमें जो भी कुछ आपका प्रॉफिट लॉस है वो फ्यूचर में आएगा। आज आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया बट ये डिपेंडेंट है आपकी फ्यूचर कंडीशंस पे। ठीक है, नाउ if the buyer decides to exercise the option, the seller is obligated to satisfy the option buyer's claim. मतलब अगर हमारे पास बायर कौन है, ए, ठीक है, सेलर कौन है, बी। ए ने क्या करा, ए डिसाइड टू यूज द एक्सरसाइज द ऑप्शन, ठीक है, ए ने अपने ऑप्शन को यूज कर लिया। ये ऑप्शन क्या था, बाई या सेल कराने का। ठीक है, तो बी इज ऑब्लिगेटेड टू सेटिस्फाई द क्लेम ऑफ ए। बी को ए का क्लेम मानना ही मानना पड़ेगा। बट अगर बायर ने, मतलब अगर ए ने डिसाइड करा कि एक्सरसाइज नहीं करना है, उस केस में ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा और बी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया होगा। ऑप्शन को हम लोग ओवर द काउंटर मार्केट में भी कर सकते हैं बट प्रीडोमिनेटली एक्सचेंज पर होता है। ठीक है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, अंडरलाइन, साइज, प्राइस टू द ट्रेड, है ना, जो अंडरलाइन को फ्यूचर में प्राइस ट्रेड होगा जिसे हम एक्सरसाइज प्राइस या फिर स्ट्राइक प्राइस भी बोलते हैं, और एक्सपायरेशन डेट। तो क्या क्या चीजें हो गई, अंडरलाइन हो गया कि, है ना, कि अंडरलाइन हमारा क्या है,
साइज हो गया कि कितना बड़ा साइज है ऑप्शन का, प्राइस टू द ट्रेड हो गया जिसे हम एक्सरसाइज प्राइस या फिर स्ट्राइक प्राइस बोल रहे हैं, और एक्सरसाइज एक्सपायरेशन डेट हो गया। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट टिपिकली हमारे मार्च जून सितंबर दिसंबर के होते हैं, बट बाकी मंथ के भी आते हैं। अब बायर चूज वेदर टू एक्सरसाइज एन ऑप्शन बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग प्राइस कंपेयर्ड विद द एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस जो हमारा फ्यूचर का प्राइस है, ठीक है। मान लीजिए ऑप्शन आपका आया है, आज डेट है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 31 जनवरी, ऑप्शन आपका आ रहा है 31 मार्च का, ठीक है। आज मैंने ऑप्शन में मान लेते हैं 100 रुपए लगा दिए, 31 मार्च का उसका प्राइस बता रखा है से फॉर एग्जांपल कि 120 रुपए है, नहीं सॉरी, 31 मार्च के लिए प्राइस मुझे 100 रुपए बोल रखा है और उसके हिसाब से मैंने आज खरीद लिया, इस तरह से चलेगा, है ना, क्योंकि फ्यूचर का क्लेम है, फ्यूचर में मैं उसे 100 रुपए उस पर इन्वेस्ट करके ले सकता हूं। अब आज से लेके 31 मार्च तक बीच में किसी भी दिन, क्योंकि इस ना इसकी भी डेली वैल्यूज होती है मार्क टू मार्केट की तरह, बीच में किसी भी दिन मैं इसे देखूंगा कि अगर जो मेरे इसका अंडरलाइंग प्राइस है वो एक्सरसाइज प्राइस है, मतलब जो ऑप्शन आज मेरे पास है जिसका मुझे 31 मार्च को 100 रुपए मिलेगा, अगर बीच में मान लेते हैं 20 फरवरी को मैं उसे देखूँ मेरे को उसके 150 रुपए मिल गए, तो मैं देखूंगा कि क्या मैं उस 150 रुपए को, है ना, वहां मेरे पास ऑप्शन होगा ये कि क्या मैं उस 150 रुपए में इसे बेचूं या नहीं बेचूं। अब वो बेचना ना बेचना जिससे मैंने खरीदा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब उसको मैं ऑब्लिगेट करूंगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो मुझे 150 रुपए मिल जाएंगे, और अगर नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, तो मुझे 31 मार्च को 100 रुपए मिल जाएंगे। ये हो गया, ठीक। नाउ बायर विल एक्सरसाइज द ऑप्शन ओनली व्हेन डूइंग सो इज एडवांटेजेस कंपेयर्ड विद द ट्रेडिंग इन द मार्केट, ठीक है, जिसकी वजह से सेलर की डिसएडवांटेज रहती है। एंड बिकॉज ऑफ द यूनिलैटरल फ्यूचर ऑब्लिगेशन ओनली द सेलर हैज एन ऑब्लिगेशन, ऑप्शंस हैव पॉजिटिव वैल्यू फॉर द बायर एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो क्योंकि ये हमारे यूनिलैटरल फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, यूनिलैटरल है, तो सिर्फ सेलर का ही ऑब्लिगेशन है इसमें। ऑप्शन बायर क्या करेगा, इस वैल्यू को पे करेगा जिसे हम ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं, टू द ऑप्शन सेलर एट द टाइम ऑफ इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉरवर्ड और फ्यूचर के अंदर क्या था, वहां पे जो भी कैश था या जो भी फाइनेंशियल सेटलमेंट था वो लास्ट में था, बट ऑप्शंस के केस में क्या है, एट द टाइम ऑफ द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट ही ऑप्शन बायर जो है सेलर को पे करेगा। द प्रीमियम पेड बाय द ऑप्शन बायर कंपनसेट द ऑप्शन सेलर फॉर द रिस्क टेकन। द ऑप्शन सेलर इज द ओनली पार्टी विद द फ्यूचर ऑब्लिगेशन, ठीक है। आपने जब ऑप्शन खरीदा तो आपने ऑप्शन खरीदने के लिए जो पैसा दिया है वो आपने उसका प्रीमियम दिया है। मैक्सिमम बेनिफिट टू द ऑप्शन सेलर इज द प्रीमियम, द ऑप्शन सेलर होप्स द ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज्ड, ठीक है। तो रिस्क किसके पास है ऑप्शन के केस में, रिस्क होता है ऑप्शन बायर के पास में। क्यों, क्योंकि सेलर ऑप्शन खरीदने बेचने के लिए ऑब्लिगेटेड है, बट अगर उसने अपने ऑब्लिगेशन से बैकआउट कर दिया उस केस में रिस्क किसको मिलेगा, ऑप्शन बायर को। और ऑप्शन सेलर के केस में क्या है कि अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया गया तो सही है, और अगर किया गया तो हो सकता है उसे लॉस भी हो सकता है। अब इसमें हमारे पास कॉल ऑप्शन आते हैं, पुट ऑप्शन आते हैं, ठीक है। कॉल ऑप्शन क्या होते हैं, पुट ऑप्शन क्या होते हैं। एक इन्वेस्टर जो कॉल ऑप्शन खरीद रहा है उसके पास राइट है कि वो कॉल ऑप्शन को बाई करे, या फिर उसे बाई करने को कॉल करना भी कहते हैं, फ्रॉम द ऑप्शन सेलर, है ना। मतलब ऑप्शन के अंदर क्या बायस कर रहा है वो अंडरलाइन को एट द एक्सरसाइज प्राइस, और अगर वो पुट ऑप्शन में इन्वेस्ट करता है तो उसको राइट मिलेगा टू सेल और पुट द अंडरलाइन टू द ऑप्शन सेलर एट एक्सरसाइज प्राइस अंटिल एक्सपायरेशन, ठीक है। ये हमारे कॉल और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन को दोबारा समझो, कॉल ऑप्शन के अंदर क्या होता है, हमारे पास दो पार्टी है, एक पार्टी है ए और एक पार्टी है बी, बी इज द सेलर और ए इज द बायर। अब अंडरलाइन मान लेते हैं, हमारा अंडरलाइन है यहाँ पे गोल्ड, ठीक है। ए ने कुछ प्रीमियम देके बी से ऑप्शन खरीदा, है ना, कॉल ऑप्शन लिया, ठीक। अब इस कॉल ऑप्शन में ए क्या करेगा, जब चाहेगा अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स, जब चाहेगा बी से बोलेगा कि जी मैं खरीद रहा हूं, ठीक। पुट ऑप्शन के केस में क्या है, ए ने बोला बी को कि जी आप खरीदो, है ना, क्योंकि ए उसको सेल कर रहा है तो बी को खरीदना पड़ेगा, किसको, अंडरलाइन को। कॉन्ट्रैक्ट तो ए ने खरीद लिया ना, बट उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या खरीदा है, उस कॉन्ट्रैक्ट में अंडरलाइन को खरीदने या बेचने का राइट खरीदा है, ठीक है। ये हमारे कॉल और पुट ऑप्शन। Call options protect the buyer by establishing a maximum price the option buyer will have to pay
to buy the underlying. The maximum price is the exercise price. Call option is said to be in the money if the market is greater than the exercise price. In this case option would be exercised. ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप मान लेते हैं कोई हम ऑप्शंस आपने खरीदा, ठीक है, एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, से फॉर एग्जांपल ऑप्शन जब लॉन्च हुआ तो उस ऑप्शन का प्राइस था 80 रुपए। अब अगर आप कभी स्टॉक मार्केट में देखेंगे ना या ऑप्शन मार्केट में देखेंगे तो उसके प्राइस कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएट होते रहते हैं, स्पेशली जो इंडेक्स वाले ऑप्शंस होते हैं, अगर कभी आप लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हो तो। अब उसका प्राइस अगर आपने मान लीजिए 80 रुपए में खरीदा, अगर उसका प्राइस 80 से ज्यादा होता जा रहा है तो आप उसे बेचोगे कॉल ऑप्शन को ना, आपको प्रॉफिट तभी तो आएगा। तो कॉल ऑप्शन प्रोटेक्ट द बायर बाय एस्टैब्लिशिंग, अ कॉल ऑप्शन इज सेड टू बी इन द मनी इफ द मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन द एक्सरसाइज प्राइस, जो आपने खरीदा और जो उसकी उस समय मार्केट वैल्यू चल रही है, अगर वो ज्यादा है मार्केट वैल्यू तो वो इन द मनी कहलाएगा, और इन दिस केस द ऑप्शन वुड बी एक्सरसाइज्ड। कॉल ऑप्शन इज आउट ऑफ मनी इफ द मार्केट प्राइस इज लेस देन द एक्सरसाइज प्राइस, इस केस में ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा। कॉल ऑप्शन इज एट द मनी अगर मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस सेम है। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन में हमारे पास क्या हो गया, कॉल ऑप्शन में हमारे पास तीन कंडीशन आ गई, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी। इन द मनी कब है, जब उसका मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा है। आउट ऑफ द मनी कब है, जब मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से कम है। और एट द मनी कब है, जब मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस हमारे दोनों सेम है। उस केस में हमारा कॉल ऑप्शन इन द मार्केट या फिर है ना, कि मतलब वो एक्सरसाइज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मार्केट प्राइस सॉरी एट द मनी के केस में आपकी मर्जी है कि आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आउट ऑफ द मनी इस केस में ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा, और इन द मनी में एक्सरसाइज किया जाता है। ये सब किसके लिए था, कॉल ऑप्शन के लिए। अगर पुट ऑप्शन की बात करें, इट प्रोटेक्ट द बायर बाय एस्टैब्लिशिंग अ मिनिमम प्राइस द ऑप्शन बायर विल रिसीव व्हेन सेलिंग द अंडरलाइंग। तो पुट ऑप्शन में आपको एक मिनिमम प्राइस मिल जाएगा कि आप जब अपना अंडरलाइंग बेच रहे हो तो आपको कितना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, और ये जो मिनिमम प्राइस है ये यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज प्राइस कहलाता है। ठीक है, अब अगर मार्केट प्राइस हमारा एक्सरसाइज प्राइस से कम है, यहां पर क्या है, मार्केट प्राइस अगर एक्सरसाइज प्राइस से कम है तो यहां पे पुट ऑप्शन को इन द मनी बोला जाएगा, और यहां पे पुट ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगा। अगर यही हमारा पुट ऑप्शन आउट ऑफ मनी होगा, आउट ऑफ मनी कब होगा, जब मार्केट प्राइस हमारा एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा होगा। पुट ऑप्शन के केस में जब मार्केट प्राइस हमारा एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा होगा वहां पे हम उसे आउट ऑफ द मनी बोलेंगे, इस केस में ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा। सिमिलरली एट द मनी कब होगा, जब मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस हमारे सेम होंगे। ठीक है, एन ऑप्शंस इन और आउट ऑफ द मनी डेजिग्नेशन आल्सो नोन एज मनीनेस reflects whether it would be profitable for the buyer to exercise the option at the current time। तो मनीनेस से हमें पता चलता है कि ऑप्शन इन द मनी है या आउट ऑफ द मनी है। ये हमें बताएगा कि अगर बायर अगर अपने ऑप्शन को बेच रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है उस समय वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। अगर आउट ऑफ द मनी है तो प्रॉफिटेबल नहीं होगा, ठीक है, और अगर इन द मनी है उस केस में प्रॉफिटेबल होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, हम लोग देखते हैं कि कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन में प्रीमियम का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, मतलब प्रीमियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर अंडरलाइन का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, पुट ऑप्शन का कम होगा। अगर एक्सरसाइज प्राइस बढ़ रहा है वहाँ कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कम होगा, पुट ऑप्शन का प्रीमियम ज्यादा होगा। अगर टाइम टू एक्सपायरेशन बढ़ा हुआ है तो उस केस में कॉल ऑप्शन का प्रीमियम ज्यादा होगा, पुट ऑप्शन का भी ज्यादा होगा। अगर अंडरलाइन की वॉलेटिलिटी बढ़ रही है उस केस में भी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी। तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू डिक्रीज कब होगी, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम डिक्रीज कब होगा, जब एक्सरसाइज प्राइस कम होएगा, जब एक्सरसाइज प्राइस बढ़ेगा तब कॉल ऑप्शन का प्रीमियम हमारा डिक्रीज होगा। सिमिलरली जब अंडरलाइन का प्राइस बढ़ेगा वहां पे पुट ऑप्शन का प्रीमियम हमारा डिक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे आता है हमारे स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। ये चौथे तरह के डेरिवेटिव्स हैं। हमने फॉरवर्ड पढ़ा, फ्यूचर पढ़ा, ऑप्शन पढ़ा, अब स्वैप पढ़ रहे हैं। थोड़ा क्रिटिकल है, आई एक्सेप्ट, थोड़ा अजीब सा है पूरा टॉपिक ही, थोड़ा मतलब क्रिटिकल है। फाइनेंस आप जब तक इसे 2-3 बार देख नहीं लेंगे, रीड नहीं कर लेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। नाउ द स्वैप्स जो होते हैं दे आर टिपिकली डेरिवेटिव्स इन विच टू पार्टीज, है ना, एक्सचेंज स्वैप, है ना, एक्सचेंज हो, स्वैप होगा कैश फ्लोज का या अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ओवर मल्टीपल पीरियड, है ना। तो दो पार्टीज क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं या स्वैप करती हैं कैश फ्लोज या दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ओवर मल्टीपल पीरियड, जो कि महीनों और साल में भी हो सकते हैं, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। ठीक है, स्वैप ऑफ दिस टाइप इन्वॉल्व ऑब्लिगेशन इन द फ्यूचर ऑन द पार्ट ऑफ बोथ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पर भी ऑब्लिगेशन जो है दोनों पार्टीज पे है। तो फॉरवर्ड में भी ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज का था,
फ्यूचर में भी दोनों पार्टीज का था और एक्सचेंज का था, और स्वैप में भी दोनों पार्टीज का है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट थे जिसके अंदर यूनिलेटरल था। These swaps like forward and future are forward commitments or bilateral contracts. But options जो थे वो unilateral थे because both parties have commitment in the future. Similar to forward and future, contract net initial value to each party should be zero. अभी देखो forward future swap तीनों के अंदर जो net initial value थी वो zero थी, but option contracts के अंदर पेमेंट शुरू में ही देना पड़ रहा था, ठीक है। एंड एज वन साइड ऑफ द स्वैप कॉन्ट्रैक्ट गेन्स द अदर साइड लूसेस बाय द सेम अमाउंट, ठीक है। Swaps in which two parties exchange cash flows include interest rate and currency swaps. Currency swaps तो आप लोग कई बार न्यूज में भी करंट अफेयर्स में पढ़ते होंगे। इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप होता है। इट अलाउ कंपनी टू स्वैप देयर इंटरेस्ट रेट ऑब्लिगेशंस, है ना, फिक्स रेट या फ्लोटिंग रेट करके होता है, टू मैनेज इंटरेस्ट रेट रिस्क, टू बेटर मैच देयर स्ट्रीम्स ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज और टू लोअर देयर बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप किस लिए होता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करने के लिए होता है। बस इसको इतना याद रखो कि इंटरेस्ट रेट स्वैप इज यूज्ड टू मैनेज इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसके अंदर कंपनीज अपने इंटरेस्ट रेट ऑब्लिगेशंस को स्वैप कर लेते हैं। करेंसी स्वैप के अंदर क्या होता है? बोरोवर्स टू एक्सचेंज डेट सर्विस ऑब्लिगेशन डिनोमिनेटेड इन वन करेंसी फॉर इक्विवेलेंट डेट सर्विस ऑब्लिगेशन डिनोमिनेटेड इन अनदर करेंसी। जैसे आपकी रुपये की डेट है, आपने उसे डॉलर में चेंज कर दिया। बाय स्वैपिंग फ्यूचर कैश फ्लो ऑब्लिगेशंस, टू पार्टीज कैन मैनेज करेंसी रिस्क, ठीक है। फ्यूचर कैश फ्लो को मैनेज करके हम लोग करेंसी रिस्क अपना मैनेज कर लेते हैं। यूजुअली इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज्यादा यूज होता है करेंसी स्वैप, ठीक है। करेंसी स्वैप का एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी सी है, यूएस की फर्म है जो कि यूरोप में बिजनेस करना चाहती है, ठीक है। एट द सेम टाइम कंपनी डी एक यूरोपियन फर्म है जो कि यूएस में वर्क करना चाहती है, ठीक। नाउ यूएस फर्म को क्या चाहिए? यूरोस चाहिए। यूरोपियन फर्म को क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। सो कंपनी क्या करेंगी? इन दोनों कंपनी ने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया $50 मिलियन का। एज्यूमिंग दैट द एक्सचेंज रेट इज 1.25 पर यूरो, ठीक है, हम एक मानकर चलते हैं। कंपनी सी ने क्या करा? कंपनी सी पेज कंपनी डी $50 मिलियन और कंपनी डी पेज 40 मिलियन यूरो टू कंपनी सी। मतलब अब कंपनी सी ने कंपनी डी को डॉलर्स पे कर दिए क्योंकि कंपनी सी यूएस की फर्म है, उसे ठीक है, उसे कंपनी डी की कंट्री में काम करना है। कंट्री डी यूरोप की फर्म है, उसे कंपनी सी की कंट्री में काम करना है। तो इन दोनों ने आपस में जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा है उसके हिसाब से एक दूसरे की करेंसी ले ली। अब इन दोनों कंपनीज के पास में दूसरी करेंसीज हैं। द टू कंपनीज देन एक्सचेंज मंथली, क्वार्टरली और एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स। फाइनली जो 5 साल का इनका स्वैप पूरा होगा, द पार्टीज री एक्सचेंज द ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड्स। तो आपने 5 साल के लिए आपने बोला कि भाई ठीक है, मैं आपको डॉलर दे रहा हूं, आप मुझे पाउंड, आप मुझे यूरो दिए जा रहे हो, ठीक है। उसका जो भी इंटरेस्ट वगैरह होगा वो हम एक दूसरे को अपना देते रहेंगे टाइमली, और 5 साल बाद जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था वो हमने दोबारा से एक्सचेंज कर लिया। इससे क्या होगा? जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट रिस्क रहा होगा या करेंसी का इतना ज्यादा वेरिएशन रहेगा करेंसी एक्सचेंज का, वो इनका बैलेंस आउट हो जाएगा। अब यहां से कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ डेरिवेटिव डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट और इंडेक्स। बात सही है। डेरिवेटिव्स कैन बी यूज्ड ओनली फॉर हेजिंग पर्पसेस एंड नॉट फॉर स्पेकुलेशन। ये गलत है क्योंकि स्पेकुलेशन के लिए भी यूज करते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इंपोजेस एन ऑब्लिगेशन ऑन बोथ बायर। बोथ बायर सुनते ही ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। कौन सा सही है? फर्स्ट और थर्ड हमारा सही हो गया। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर कस्टमाइजेबल एग्रीमेंट्स ट्रेडेड ओवर द काउंटर। बिल्कुल सही बात है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व डेली मार्क टू मार्केट सेटलमेंट। ये भी बिल्कुल सही है। काउंटर पार्टी रिस्क इज हायर इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देन इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज हमारी गलत हो गई। काउंटर पार्टी रिस्क फॉरवर्ड में ज्यादा होता है, फ्यूचर में कम होता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक्ट एज काउंटर पार्टी इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये भी सही है क्योंकि हमारे पास क्या क्या था? जो एक्सचेंज इटसेल्फ था, हमने पढ़ा था कि एक्सचेंज भी अपना ऑब्लिगेशन मीट करने में फेल हो सकता है, तो इसलिए वो भी काउंटर पार्टी इसमें बन जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन से हो गए? 1, 2 और 4, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू ऑप्शंस एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉल ऑप्शन गिव्स द होल्डर द राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट एज अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। सही बात है, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है इसको।
जो प्री डिटरमाइंड प्राइस है उस पर कॉल ऑप्शन के केस में बाई करने का राइट मिलता है। ऑप्शन सेलर बियर्स अनलिमिटेड रिस्क इन केस ऑफ अ पुट ऑप्शन, अनलिमिटेड रिस्क तो नहीं होता है। ऑप्शन प्रीमियम इज पेड बाय द बायर टू द सेलर, ये भी बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन प्रीमियम बायर सेलर को करता है। ऑप्शंस आर एसिमेट्रिक कॉन्ट्रैक्ट इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड ऑब्लिगेशन, नहीं एसिमेट्रिक भी नहीं होते। कौन कौन से सही है? फर्स्ट और थर्ड सही है, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चले। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स इन इंडिया। ओके, हमने इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के बारे में अलग से नहीं पढ़ता, हमने इसमें इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के लिए पढ़ा था। तो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स हम लोग इंटरेस्ट रेट स्वैप्स को ही बोलते हैं। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, स्वैप्स भी हो सकते हैं, फ्यूचर्स भी हो सकते हैं, ये हम इस एमसीक्यू के थ्रू समझते हैं। चलिए, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स है, दे हेल्प्स इन मैनेजिंग एक्सपोजर टू इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन। बिल्कुल, हमारा इनका प्राइमरी यूज ही है कि इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स आर ट्रेडेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। जो भी हमारा फ्यूचर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में ही हम लोग करते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है कोई और फ्यूचर हो, तो ये भी सही है। आरबीआई रेगुलेट्स बोथ एक्सचेंज ट्रेडेड एंड ओटीसी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। हाँ, तो जो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स हैं, चाहे वो एक्सचेंज ट्रेडेड हो या ओवर द काउंटर हो, ये काम आरबीआई के पास में है। आरबीआई ही इसको रेगुलेट करता है, इस पर्टिकुलर सेगमेंट को। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स एलिमिनेट द इंटरेस्ट रेट रिस्क कंप्लीटली, नहीं, ये चीज गलत हो गई। कंप्लीटली नहीं करता, उसे मिटिगेट करता है, उसे कम करता है, उसे बैलेंस करने की कोशिश करता है, बट कंप्लीटली नहीं करता। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारी 1, 2 और 3 है, दैट मींस ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ डेरिवेटिव मार्केट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डेरिवेटिव्स एड इन प्राइस डिस्कवरी ऑफ अंडरलाइंग एसेट, बिल्कुल सही चीज है, काम ही डेरिवेटिव्स का ये था। एक्सेसिव स्पेकुलेटिव यूज ऑफ डेरिवेटिव्स कैन एम्पलीफाई सिस्टमिक रिस्क, ये भी चीज है, आपका सिस्टमिक रिस्क बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें स्पेकुलेशंस भी आप करते हो, हेजिंग भी आप करते हो। डेरिवेटिव्स ऑलवेज इंप्रूव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऑलवेज वाली चीज आ गई इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, हमेशा नहीं करता क्योंकि इसमें रिस्क भी होता है, लॉसेस भी होते हैं। हेजिंग थ्रू डेरिवेटिव्स रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी फॉर इकोनॉमिक एजेंट्स, ये बात भी सही है क्योंकि हम लोग अपने हेज करके अपने रिस्क को हम लोग, या जो अनसर्टेनिटी है उसे हम लोग थोड़ा मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं, है ना, वॉलेटिलिटी हमारी थोड़ी कम होती है इसके अंदर। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तीन स्टेटमेंट सही है, दैट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द वैल्यू ऑफ अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन द प्राइस मूवमेंट ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट, ठीक है ना, जो प्राइस मूवमेंट होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये चीज बिल्कुल सही है। डेरिवेटिव्स कैन बी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एसेट्स एज वेल एज कमोडिटीज, ये किसी भी चीज पर हो सकता है, फाइनेंशियल एसेट्स पर भी हो सकता है, कमोडिटीज पर हो सकता है, और इवेंट पर भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि कैन लगा है तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। अगर इसमें कैन की जगह लिखा था ओनली बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एसेट्स एंड कमोडिटीज, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता। डेरिवेटिव्स ऑलवेज रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू द फुल वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, नहीं, फॉरवर्ड में, फ्यूचर में, स्वैप्स में इनिशियल वैल्यू तो जीरो हो जाती है ना, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो ऑप्शन डेरिवेटिव्स है वहां पे हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, अदरवाइज नहीं। लेवरेज इज एन इनहेरेंट फीचर ऑफ मोस्ट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, सही है, आपको कुछ उसमें लेवरेज दिखेगी, कुछ फायदा दिखेगा, तभी तो आप उसके अंदर जाओगे। एक बोरो कर रहा है और एक को बेनिफिट मिल रहा है। तो हमारे तीन ऑप्शन, इसके तीन स्टेटमेंट सही है, 1, 2 और 4, दैट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर प्राइवेटली नेगोशिएटेड बिटवीन टू पार्टीज, बिल्कुल सही बात है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइज एंड मैच्योरिटी, नहीं, स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये अपने आप में इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स है क्योंकि वो दो लोग अपनी नीड्स के हिसाब से ही कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं। काउंटर पार्टी रिस्क एग्जिस्ट इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, बिल्कुल सही बात है, बहुत ज्यादा काउंटर पार्टी रिस्क होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर टिपिकली सेटल्ड थ्रू अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, नहीं, इसमें कोई भी सेंटर एक्सचेंज नहीं होता, सेंट्रल काउंटर पार्टी कोई नहीं होती है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट, सॉरी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, दैट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। ओके, दिस शैल बी 8, ये ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है।
With reference to the future markets, examine the following statements. Margin requirements are imposed to reduce default risk. ठीक है, ये तो सही था, मार्जिन हम लोग लगाए हैं इसीलिए था फ्यूचर मार्केट में. डेली सेटलमेंट एंश्योर दैट लॉसेस डू नॉट एक्यूमुलेट अंटिल मैच्योरिटी, ये चीज भी सही है. हम लोग इसके अंदर डेली मार्क टू मार्केट करते हैं ना फ्यूचर्स में, इसीलिए करते हैं. फ्यूचर प्राइसेस ऑलवेज मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ द स्पॉट प्राइसेस. नाउ फ्यूचर प्राइसेस हमारे स्पॉट प्राइसेस से इंडिपेंडेंट होते हैं नहीं. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इंप्रूव लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल मार्केट्स, बिल्कुल सही बात है, फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे लिक्विड होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिक्विड नहीं होते हैं. तो तीन सही ऑप्शन है, सॉरी तीन सही स्टेटमेंट्स है 1, 2 एंड 4. दैट मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. अच्छा, ये स्टेटमेंट 3 के अंदर क्या था? 3 के अंदर क्या था कि फ्यूचर प्राइसेस ऑलवेज मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ स्पॉट प्राइसेस. स्पॉट प्राइस कौन सा होता है? जो हमारा डेली एंड पे, डे एंड पे हम लोग उसका प्राइस निकाल रहे हैं, तो उस पर इंडिपेंडेंट नहीं होता है, उस पर डिपेंड करता है. उसी के हिसाब से मार्जिन रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट. अ पुट ऑप्शन गिव्स होल्डर द राइट टू सेल द अंडरलाइंग. ठीक है, पुट ऑप्शन के अंदर सेल करते हैं, कॉल ऑप्शन में बाई करता है ऑप्शन बायर, और पुट ऑप्शन के अंदर सेल का आपको राइट मिलता है. द पे ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्शन इज एसिमेट्रिक. थोड़ा सा एसिमेट्रिक तो होता ही है इसके अंदर. ऑप्शन बायर्स आर एक्सपोज टू अनलिमिटेड लॉसेस. अनलिमिटेड लॉसेस नहीं होते हैं कुछ भी इसमें. ऑप्शन प्रीमियम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइम टू मैच्योरिटी. प्रीमियम टाइम टू मैच्योरिटी पे जरूर होता है कि इनिशियली प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है और उसके बाद धीरे धीरे प्रीमियम इसका कम होने लग जाता है. तो हमारे पास स्टेटमेंट 1, 2 और 4 तीन हमारे ऑप्शन बी इज द करेक्ट. ठीक है, अगला सवाल देखते हैं. With reference to the role of the derivatives in the financial market, consider the following statements. क्या? Derivative facilitate transfer of risk among market participants. सही बात है. Derivatives can be used to hedge exposure to interest rate and currency risk. ये भी सही बात है. Derivatives eliminate uncertainty from financial markets. Eliminate नहीं करता, बैलेंस करने की कोशिश करता है, उसे मिटिगेट करता है, एलिमिनेट नहीं करता. क्योंकि कुछ तो रिस्क है ना, काउंटर पार्टी रिस्क ही क्यों ना हो, बट है इसके अंदर, तो अनसर्टेनिटी पूरी तरह से नहीं होती, इसलिए एलिमिनेट वर्ड की वजह से ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया. मिस यूज ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीज मार्केट इनस्टेबिलिटी, ये भी चीज सही है. दैट मीन्स हमारे पास स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही हो गया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये हमारा फाइनेंस का जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल टॉपिक था, दैट इज बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, ये हम लोगों ने कवर करा. थोड़ा हम लोगों ने सही डेप्थ में कवर करने की कोशिश करी है. कुछ एमसीक्यूज भी मैंने आपको इसमें दिखाया किस तरह के एमसीक्यूज बनते हैं. आई होप आपको ये समझ आया होगा. ये मेरा टेलीग्राम का मेन चैनल है, आप लोग इस चैनल के थ्रू मेरे से लिंक कर सकते हैं. इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी का जो डेडिकेटेड चैनल और डेडिकेटेड ग्रुप है वो भी यहाँ पर दे दिया है. मेरे साथ आप लोग यहाँ पे कनेक्ट करके जो भी आप लोगों के इश्यूज हैं आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.